ठीक, चलिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या पढ़ी थी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या था भाई बताइए? हाँ, एरिया वेक्टर पढ़ा था, फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था कि नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी भी इमेजिनरी या सरफेस से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। यही बात किए थे कल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या लिखा था? यहाँ एस लिखा है, डी ए हमने लिखा था ना, ई डी ए इज इक्वल टू क्या है भाई? अगर थीटा एंगल बना रहा है तो हमने कहा था डी फाई इज इक्वल टू क्या था भाई? डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा? ई डी ए कॉस थीटा लिखा था हमने। और अगर मान लीजिए नॉर्मल के पैरेलल जा रहा है या सरफेस पे 90 डिग्री एंगल पे एंटर कर रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यही फार्मूला अपना क्या हो गया था? डी फाई इज इक्वल टू क्या हो गया था भाई? ई इंटू डी ए लिख लिया था ना। अगर हम टोटल सरफेस की बात करते हैं तो, अगर आप टोटल सरफेस की बात करते हो तो क्या होगा भाई? टोटल सरफेस की बात करेंगे तो फाई इज इक्वल टू क्या लिख लिया था? ए इंटू ए, किसी सर्टेन एंगल से वो जा रहा है तो इज फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। या इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे थे तो क्या हो गया था? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यहां तक हो गया था भाई, कल यहां तक पढ़ लिए थे हम लोगों ने, ठीक है। यूनिट इसकी क्या लिखे थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या है? अरे आज तुम्हारा उसके भाई का रिजल्ट आया क्या? तुम्हारे भाई का कहाँ है वो? अच्छा, खेलने जाता है क्या? अरे उसको ना एक आध दिन मेरे पास सुबह भेजो आप। कल कल है यही ना अभी? कल उसको मॉर्निंग में मेरे पास भेजो 9 AM। कितने बजे? 9 बजे सुबह। कल मेरे पास उसे भेजना, ठीक है। कल उनका वीकली हॉलीडे भी रहता है। कल मॉर्निंग में मेरे पास आएंगे, 1-1.5 घंटे बाद फिर चले जाएंगे। फिर उसके बाद से उन लोगों की क्लास मॉर्निंग में चलेगी, डे आफ्टर टुमारो से, है ना, ठीक है। ऐसे चल भाई, तो ये हो गया था। हमने कहा था नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केसेस जो हम लोगों ने कल देखे थे उसको कैसे करेंगे हम लोग पढ़ेंगे अब। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब बेसिकली क्या है? अगर एक वर्ड में समझना हो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसी के टोटल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। लेकिन कंडीशन उसमें क्या लगा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी या नॉर्मल के उसके क्या होंगी? पैरेलल होंगी। एरिया वेक्टर की हम लोगों ने बात की थी भाई। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर क्या होता है? हाँ, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में जो आपका यूनिट वेक्टर होगा, है ना, उसी के अलोंग हमने क्या किया? किसी भी सरफेस के एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर हो जाएगा। लिखा था उसको कैसे लिखना है, ये सारी चीजें बात हो गई थी। आज हम लोगों ने पढ़ने हैं क्या भाई? गॉस थ्योरम पढ़ेंगे और आपको पढ़ने हैं पहले उसके सॉलिड एंगल। तो फर्स्ट हेडिंग करो पहले आप आज सॉलिड एंगल। कल जो नेट फ्लो वाली हम बात की थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो समझ में आ गया था? गॉस थ्योरम अभी पढ़ा देते हैं, सारी चीजें हो जाएंगी, उसके बाद डिस्कस करेंगे। लिखिए पहले सॉलिड एंगल। व्हाट इज सॉलिड एंगल? लिख ले भाई, सॉलिड एंगल। एज सच इसकी डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगी। सॉलिड एंगल का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं, जल्दी से लिखिए भाई। हेडिंग करिए आप सॉलिड एंगल, हेडिंग करिए सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब क्या है? अगर एकदम टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें समझना हो तो क्या होगा? एंगल इन 3D। एंगल इन व्हाट? 3D। 3 डायमेंशन पिक्चर में अगर हम किसी एंगल की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है? सॉलिड एंगल होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास क्या है? एक स्फेयर है। स्फेयर और सर्कल में क्या डिफरेंस होता है भैया? सर्कल आपका 2D में होता है लेकिन स्फेयर क्या होता है? 3D में। तो मान लीजिए एक छोटा सा सरफेस हमने इसका कंसिडर किया, यहाँ पर ये छोटा सा एक इसका सरफेस एरिया हमने कंसीडर किया। स्फेयर का रेडियस क्या है? r है। सेंटर इसका क्या है? O है। जो यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट हमने कंसीडर किया उस स्मॉल एलिमेंट का एरिया क्या है? स्मॉल एलिमेंट का एरिया मान लेते हैं क्या है भाई? d है। स्मॉल एलिमेंट का एरिया क्या है? d है। रेडियस इसका r है। तो इसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा ना उसको बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है तो कैसा बनेगा भैया? छोटा एंगल बनेगा, स्मॉल एंगल बनेगा। तो सॉलिड एंगल ये होगा d ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा भाई? DA अपॉन क्या होता है? R स्क्वायर। अगर सिंपल हमने यूनिफॉर्म एक सरफेस लिया है तो
तो डी अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अगर हम टोटल एंगल की बात करेंगे तो टोटल एंगल की इसकी हम बात करेंगे तो टोटल सॉलिड एंगल क्या होगा भाई, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा समेशन या इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ये 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ए। अगर इस तरह से इसके सरफेस पे हमने बहुत छोटे छोटे एरिया एलिमेंट लिए हैं, सारी एरियाज को हम सम कर देंगे, टोटल क्या हो जाएगा स्फेयर का सरफेस एरिया आ जाएगा। ऐसे मान लीजिए इसमें हमने बहुत सारे छोटे छोटे सरफेस एरिया ले लिए, अभी यहाँ भी लिया, यहाँ भी हमने छोटा सा एरिया ले लिया, ये भी छोटा एरिया ले लिया, ये भी ले लिया आपने, ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मैंने क्या किया सरफेस एरिया ले लिया, कंसीडर कर लिया। इन सभी से जो एंगल्स बन रहा होगा सेंटर पे सबको सम अप कर देंगे तो टोटल एंगल आ जाएगा, सॉलिड एंगल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब बेसिकली फिजिक्स में क्या है, आप लोगों ने इतना बेसिक तो पढ़ा ही होगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, सभी छोटे छोटे एलिमेंट्स से जो एंगल्स बन रहे होंगे उसको हम क्या कर रहे हैं सम अप कर रहे हैं, तो टोटल सरफेस का आ जाएगा एंगल सेंटर पे कितना बन रहा होगा, तो उसको लिखेंगे कैसे ऐसे इंटीग्रेशन फॉर्म में। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, ये स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, अगर रेडियस आर है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर, क्यों स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर। बस बेसिक चीज है, इसे डिराइव करने को नहीं आता, मैं बता दे रहा हूँ कैसे रहा है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई। 4 पाई का मतलब क्या है, अगर हम इसको डिग्री में समझे तो ये कितना हो जाएगा 720 डिग्री। क्लियर है ना भाई, ये हो जाएगा 720 डिग्री। जब हम 2D में मैक्सिमम एंगल्स की बात करते हैं तो सर्कल में मैक्सिमम कितने डिग्री का एंगल बनता है 360 का बनता है, लेकिन हम 3D की बात करेंगे तो मैक्सिमम 4 पाई या 720 डिग्री का बनेगा। ये 3D वाला एंगल बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोग वो खाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, कुल्फी, कुल्फी जिसमें वो आइसक्रीम ऊपर से रखा रहता है, कुल्फी है ना, कोन के शेप में होता है ना इस तरह से, उसकी टिप को देखिए आप, जहां पर एंड पे आकर सारी चीजें क्या हो रही है कॉन्सेंट्रेट हो रही है आपकी, है ना, नीचे आकर क्या हो रही है वहां सेंटर वहां बन रही है। तो ऊपर से आप देखो तो जो 3D वाला शेप बन रहा है ना नीचे एक छोटा सा एंगल, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, अरे आपने खाया होगा ना आइसक्रीम, मैं बताता हूं, नहीं खाए तो दिखाने के लिए खिलाना पड़ेगा क्या, हाँ ठीक है आप कह रहे हैं तो सर देख ही लेते हैं। हाँ अरे बेटा आइसक्रीम तो वाइट ही होता है, नहीं होता, हाँ अच्छा बेटा चलो तुम्हारे लिए पिंक ही दिला देंगे। अभी तो बेटा पिंक से बस यही लिख दे रहा हूं, देख लो ध्यान रखो, चलाओ काम। ऐसे होगा ये 3D में जो आपका एंगल बनेगा नीचे टिप पे, उसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे सॉलिड एंगल बोलेंगे, क्योंकि एंगल किस में है 3D में है, प्लेन में नहीं है। प्लेन का मतलब क्या है 2 डायमेंशन पिक्चर पे नहीं आएगा। अगर इस पे हम कोई एंगल ड्रॉ करेंगे तो हमेशा किस में होगा भैया 2D में होगा, ये किस पे होगा 2D में होगा, क्योंकि ये प्लेन में आ जा रहा है। 3D का मतलब क्या है, हम जब उस एंगल की बात करेंगे तो उसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों होगा, कुछ ना कुछ उसकी थिकनेस भी होगी, तो वो एंगल्स हमारे किस में हो जाएंगे 3D में हो जाएंगे। तो 3D में जो एंगल होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई सॉलिड एंगल। 2D में जो एंगल होगा बेसिकली वही हमारा क्या है प्लेन एंगल। 2D में मैक्सिमम एंगल कितने डिग्री का हो सकता है 360 का, 3D में एंगल मैक्सिमम कितने डिग्री का हो सकता है 720 का, या क्या होगा भैया 4 पाई। हमें ये वैल्यू रखना है भाई। ओमेगा का मतलब क्या है, ये डी ओमेगा समेशन ऑफ क्या है भाई डी ओमेगा इज इक्वल टू में क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन आर स्क्वायर या 1 अपॉन आर स्क्वायर समेशन ऑफ डी ए या इंटीग्रेशन डी ए, या दिस इक्वल टू क्या आता है टोटल भैया 4 पाई। तो बेसिकली हमें जो याद रखना है वो क्या है, ये डेटा याद रखो आप क्या, कि भैया ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है भैया, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है समेशन ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो भैया, या तो ये लिख लेंगे आप, कहीं भी कोई भी फॉर्मेट मिलता है इसको हम क्या लिख लेंगे 4 पाई। हमें इतनी की जरूरत है, दैट्स ऑल। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की इसमें जरूरत नहीं, इतना आप याद रखो। याद रखना क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा है 1 अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू क्या है डी ए अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू में क्या है 4 पाई है। इज दैट क्लियर, ये आपको याद रखना है। डन, समझ गए, तो आप ये लिख लो बस, दैट्स इट। और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। ये आ कैसे रहा बस ये जानना जरूरी था, ये हम लोगों ने जान लिया, बस बहुत है, दैट्स इट। चलो भाई जल्दी करो। तो सॉलिड एंगल ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे भाई। ओमेगा इज इक्वल टू क्या है दिस 1 अपॉन आर स्क्वायर समेशन ऑफ डी ए, या दिस इक्वल टू क्या होगा 4 पाई।
4 पाई का मतलब अगर हम डिग्री में लिखें तो ये कितना आता है 720 डिग्री आएगा, 720 डिग्री आएगा। ये हो जाएगा 720 डिग्री, ठीक है। लिखा। हाइट एंड डिस्टेंस में आपने शेडो वाले क्वेश्चन बहुत किए होंगे। एक लैडर रखी है, काइट है, ये सब सारी चीजें देखी हो ना, एक पोल की इमेज है ऐसे ग्राउंड पे। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन किया है ट्रिग्नोमेट्री में, 10th में किए होंगे, थोड़ा बहुत तो याद ही होगा, है ना। जितने लोग भी इरेगुलर रह के पढ़ रहे हैं, मेरा यकीन करिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आएंगे, ठीक है। और अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, बाद में ये सारी चीजें आपको रियलाइज होंगे। लिखा भाई, बस इतना ही लिखो, बहुत ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं। या कैसे रहा बेसिकली मैं ये बताया बस आपको। हाँ नहीं बेटा, इसे सिखानी होती है इसे, बस ये हमें ध्यान रखना, ये जो मैंने बॉक्स में रखा, दैट्स इट, डन। चलिए आगे बढ़े। अब मुझे आप बताओ कि अगर मान लीजिए ये कोई लैडर है या कोई भी चीज है, कोई मान लीजिए पोल है या कोई रॉड है, इसकी शेडो हमेशा कहाँ बनेगी? ग्राउंड पे बनेगी, हॉरिजॉन्टल ऐसे बनेगी ग्राउंड पे। इसका इससे एंगल कितना बन रहा है? थीटा। अगर इसको मुझे कंपोनेंट में रिजॉल्व करना हो तो क्या होगा? ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई रॉड है, ऑब्जेक्ट में मान लेते हैं हमारे पास क्या है भाई, रॉड है। इसकी इमेज या जो शेडो होगी कहाँ होगी? यहाँ बनेगी क्या भाई, बोलो? इसकी शेडो नीचे बनेगी, ये से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। अगर इसको मैं रिजॉल्व करूं इसके कंपोनेंट में, इसके दो कंपोनेंट होंगे, कौन से होंगे भैया? एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब क्या होगा? इस बेस से कितने डिग्री एंगल पे होगा? वो 90 डिग्री एंगल पे होगा। ये क्या होगा भाई? अगर इसकी लेंथ हमने मान ली, रॉड की जो लेंथ है L है, तो मैं क्या लिखूं इसको? L sin थीटा। और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, जरा बताना, यही होगा कि नहीं? ऐसे रिजॉल्व करेंगे हम लोग इसको। अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे cos थीटा को कॉन्सेप्ट आएगा सॉलिड एंगल में, तो कैसे होगा? मान लीजिए कि कोई भी सरफेस है, जैसे मान लेते हैं कोई रफ सरफेस है। रफ सरफेस इन द सेंस का मतलब मान लेते हैं कि आपका ये जो स्फीयर हमने कंसीडर किया, ये सरफेस एकदम प्लेन नहीं है, कुछ ऐसे शेप में है, मान लेते हैं कुछ भी किसी भी शेप का है, बहुत रैंडम शेप का है, ये कोई एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसके शेप में कि एक पैटर्न आपको दिख रहा है ये है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो ये भी तो सेंटर पे एंगल कितने डिग्री का बनाएगा मैक्सिमम? ये भी तो 4 पाई ही बनाएगा 3D में। चाहे जो भी सरफेस का शेप हो, चाहे जिस भी शेप का हो ये सरफेस, सेंटर पे अगर क्लोज्ड सरफेस है तो सेंटर पे मैक्सिमम 3D में कितना एंगल बनाएगा भाई? 4 पाई का बनाएगा, 720 बनाएगा कि नहीं? इतना ही बनाएगा। लेकिन एक इंडिविजुअल एलिमेंट का अगर मुझे निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? क्या इसको डायरेक्ट ऐसे निकाल पाएंगे हम? नहीं निकाल पाएंगे। तो आप क्या करेंगे? कोई सरफेस मान लीजिए आपने कंसीडर किया, सपोज करते हैं अगर ये स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ है, अगर ये रफ सरफेस है, इसका हम कैसे निकालेंगे जरा देखना। क्या मान लेते हैं किसी एंगल पे ये क्या है? इंक्लाइंड है। मान लीजिए किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड है, ये हम ऐसे ले लेते हैं इसको। आप लोग किए तो होंगे ही, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है मेरे लिए, इसलिए मान लेते हैं ये है। इसकी शेडो कहां जाएगी भाई? नीचे आएगी। अब इस सरफेस अगर हमारा यूनिफॉर्म होगा इस तरह से, तो इस साइड आएगा कहीं। अगर इस साइड कहीं आएगा तो मान लेते हैं ये सरफेस का जो शेडो होगा कुछ ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आएगा इसका शेडो। ये इसकी शेडो है, किसकी? इस एरिया एलिमेंट डीए का। अगर स्मॉल एलिमेंट हमने कंसीडर किया है तो इससे इसका एंगल कितना बन रहा है? इससे इसका एंगल कितना बनेगा भाई? थीटा है मान लेते हैं। अगर इससे इसका एंगल थीटा बन रहा है तो इसके दो कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व करते हैं। एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, एक इसका कौन सा कंपोनेंट बनेगा भाई? वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? डीए कॉस थीटा होगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा भाई? डीए साइन थीटा। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा
वो तो सरफेस पे एकदम ऐसे आएगा ना 90 डिग्री एंगल पे, वो सरफेस हमेशा कितना होगा 90 डिग्री एंगल पे होगा, उसकी तो कोई इमेज आपको इसमें मिलेगी नहीं। लेकिन जो शेडो होगी वो क्या होगी, स्फीयर के सरफेस पे आएगी ना। अगर स्फीयर का सरफेस हमने ड्रॉ किया है तो स्फीयर का सरफेस क्या आएगा भाई, ऐसे आएगा। इसकी शेडो तो स्फीयर के सरफेस पे आएगी, बाकी इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो सरफेस से ऊपर होगा ना, एकदम सीधे होगा, वो क्या ही एंगल बनाएगा। ये इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो तो एक लाइन के लॉन्ग आएगा ना भाई, इसका इसके सरफेस पे कोई एंगल बनेगा क्या, नहीं। लेकिन इसकी जो शेडो है कुछ एरिया तक आएगी इसके सरफेस पे, जिस एरिया तक आ रही है, अगर इसका डीए है हमारा क्या, डीए है इसका मैग्नीट्यूड, तो डीए कॉस थीटा इस पूरे का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। कॉस थीटा कहां से आ रहा है भैया, अगर थीटा एंगल इसकी शेडो के साथ इसका बन रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, डीए कॉस थीटा आएगा। अब इसके सेंटर पे हम इसके एंगल की बात करेंगे, अगर मैथ्स थोड़ी सी वीक है तो इसको समझना भैया। अगर हम इसके सेंटर पे इसके एंगल की बात करें तो अगर ये पूरा स्फीयर हमने कंप्लीट किया, अभी भी रेडियस तो हमारा आ रही है, सेंटर पे एंगल कितना है फॉर्म कर रहा है भाई, डी ओमेगा। अब मैं जब डी ओमेगा का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो क्या होगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से डी ए कॉस थीटा अपॉन में क्या आएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन डी ए कॉस थीटा क्यों आया, क्योंकि ये सरफेस हमारा प्लेन नहीं है, स्मूथ नहीं है, कैसे सरफेस है, रफ सरफेस है, बहुत जनरल सरफेस हमने ले लिया। तो इसकी शेडो जो बनेगी ना इसके सरफेस पे वो कितना होगा भैया, डी ए कॉस थीटा होगा। तो डी ओमेगा का एक्सप्रेशन बनेगा क्या हमारा, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जब हमें टोटल सॉलिड एंगल की बात करनी होगी, चाहे जैसा भी सरफेस रहा होगा जो हमने ड्रॉ किया, ये क्या कैसा भी सरफेस हो, जब हमें निकालना होगा इसका क्या, टोटल सॉलिड एंगल की बात करेंगे। नहीं आ रहा है ना ये सब, ये कैसे हो रहा है आप याद कर लेना। अगर सरफेस आपका क्या है, थीटा एंगल पे होगा, एरिया एलिमेंट अगर आपका थीटा एलिमेंट थीटा एंगल पे होगा तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा। अब यही सब है, देखो इसीलिए मैंने कहा था ना कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना आना चाहिए, तभी ये सारी चीजें बनेंगी, अदरवाइज हमें सब कुछ याद करना पड़ेगा। अभी भी ये वैल्यू पूरी कितनी आएगी भैया, 4 पाई के ही इक्वल आएगी। लिखो इसको, मैं बताता हूँ, फिर से कोशिश करता हूँ, हो सकता है आपको आ जाए, नहीं तो बस याद रखो जितना बता रहा हूँ, दैट्स इट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हाँ ये समझने के लिए है आपको, मुझे बस इतने की जरूरत है, दैट्स ऑल। बस ये कहीं डिराइव करने को नहीं आएगा, कहीं लिखने को नहीं आएगा। हमने कहा अगर मान लेते हैं इसकी जो भी कोई हमने कंपोनेंट कंसीडर किया, सपोज करो ये वाला एरिया एलिमेंट हमने कंसीडर किया होता, इससे डायरेक्ट एंगल तो नहीं निकाल पाओगे ना इसका, तो इस एरिया एलिमेंट का इसकी शैडो देखेंगे इसके सरफेस पे, शैडो क्या होगा, इसके सरफेस पे एकदम यूनिफॉर्म आएगा ना। जो आपकी शैडो होती है किसी सरफेस पे आती है वो तो यूनिफॉर्म होती है कि नहीं, वो होगी ना। तो उसकी हम क्या करेंगे, जो शैडो होगी इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगी। अगर एरिया एलिमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, डीए है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या लिखेंगे इसका, डीए कॉस थीटा। अगर शैडो के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो ये वाला कंपोनेंट हमारा हो जाएगा क्या भैया, डीए कॉस थीटा। रेडियस क्या है इसका, इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या है, आर है, तो सेंटर पे एंगल कितना बनाएगा, डी ओमेगा। अब डी ओमेगा की एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डीए कॉस थीटा। अच्छा मुझे बताओ, किसी भी इमेज की जो शैडो होती है छोटी आती है कि बड़ी, मान लीजिए रॉड है, कोई पोल ऐसे खड़ा है या किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड है, मान लीजिए पोल 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री एंगल पे क्या है, कोई पोल आपका क्या है, इंक्लाइंड है। ऐसे मान लेते हैं कोई पोल है हमारा इंक्लाइन है 30 डिग्री एंगल पे, और इसकी लेंथ है कितनी भैया, मान लेते हैं 2 मीटर। कितनी है, 2 मीटर। जो इसकी शैडो बनेगी नीचे, इसकी लेंथ क्या होगी, 2 मीटर से ज्यादा होगी या 2 मीटर से कम होगी, 2 मीटर से ज्यादा होगी या कम। आपकी शैडो जो ग्राउंड पे बनती है, आपकी शैडो जो ग्राउंड पे बनती है आपकी हाइट से ज्यादा होती है या कम होती है, क्लियर है। आप डिपेंड करता है कि जब लाइट किधर से आ रही है, आप ये देख रहे होते हैं ना, हम एंगल कह दिए अगर 30 डिग्री का बन रहा है तो आप कैसे निकालोगे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा, 2 cos 30 बनेगा कि नहीं, 2 cos क्या होगा 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी जरा बताना, अरे √3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, √3 की वैल्यू कितनी आ गई। तो शैडो हमेशा उसकी हाइट से एक्चुअल में क्या आएगी, या उसकी लेंथ से हमेशा क्या आएगी, कम आएगी कि नहीं आएगी, कम आएगी कि नहीं। इसका जो एरिया एलिमेंट हमने यहां कंसीडर किया है, इसकी जो शैडो बनेगी सरफेस पे, इसके मैग्नीट्यूड से इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। और नहीं आ रहा है तो बहुत दिमाग मत लगाओ, मैं जानता हूं ये चैलेंजिंग है थोड़ा, क्योंकि अभी तक तो हम बस वेक्टर को रिजॉल्व करते थे कंपोनेंट में तो इजी था, यहाँ तो एरिया को रिजॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल तो होगा ना समझने में। तो आप बस ये याद रखो, अगर थीटा एंगल पे कोई सरफेस है तो ये बन जाएगा, दैट्स इट, ठीक है, डन।
डन, लिख लो। एक तरह से मैं और समझाता हूं इसको, हो सकता है आप लोगों को वो वाला ज्यादा इजी लगे। फिलहाल तो ये अपने को याद रखना है। मैं सेकंड मेथड भी आपको बताता हूं कैसे इसको निकालना होता है। आप लोगों ने बस ये याद किया होगा, जब इसको पढ़ा होगा ना तो इसको याद किए होंगे, ये चीज ऐसे होता है। क्यों? यही, हाँ, ये चैप्टर तो पढ़े हो, अभी नहीं पढ़े गॉस थ्योरम? बस सीधे, वाह, चैप्टर खत्म, ऑल द बेस्ट। लिखो इसको, लिखे। सेकेंड अप्रोच बताए हम, बताए भाई? कैसे कह दें? भैया जरा देखिएगा, कोशिश कर रहे हैं, आ जाए तो ठीक है, नहीं तो रट तो रहे ही हम लोग। इसका जो रेडियस वाला वेक्टर होगा आर कैप ऐसी होगा, आर कैप बाहर की तरफ होगा। अरे रेडियस जो भी होगा इसका क्या होगा, सरफेस पर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। यहां पर मैंने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है जिसका क्या है, एरिया क्या है, डीए है। एरिया क्या है भाई इसका, इसका एरिया क्या है, तो एरिया एलिमेंट भी क्या हो, बाहर की तरफ होगा। क्यों बाहर की तरफ होगा जरा बताना? क्योंकि हमने कहा था किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, बाहर की तरफ होगा, यही बताया था। तो एंगल लिखने का कॉन्सेप्ट क्या है कि इनका इनके साथ एंगल, यहाँ थीटा कितने डिग्री आ गया, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए भाई, पैरेलल हो गए, तो थीटा कितने डिग्री आ गया, 0 डिग्री आ। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ जो स्मॉल एंगल बनेगा डी ओमेगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा भाई, डी ए आर जो भी है नीचे लिखेंगे, आर कैप का मतलब वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर होता है, उसके लॉन्ग लेना होता है। डी ए अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। हमेशा एंगल उसके साथ लेकर लिखना होगा। अगर मान लीजिए सरफेस क्या है, थोड़ा सा रफ है, रफ इन द सेंस का मतलब किसी एंगल पे ये इंक्लाइंड है, तो क्या करना होगा जरा ध्यान समझना। मान लीजिए थोड़ा सा रफ सरफेस है, ये ऐसे है, या सरफेस थोड़ा सा क्या है, बल्ज आउट है, बाहर की तरफ ऐसे निकला है, या जैसे भी है, बहुत रफ सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा भाई, इसके परपेंडिकुलर। अब मान लीजिए सेंटर हमारा यहाँ कहीं है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा भाई, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, ऐसे होगा क्या, डीए वेक्टर ये होगा कि नहीं। लेकिन जो इसका रेडियस वेक्टर होगा वो क्या होगा, ऐसे जाएगा सीधे, ये सीधे ऐसे जाएगा कि नहीं, ये आर कैप का डायरेक्शन है, बोल भाई। इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, थीटा डिग्री का है। अब डीए का मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूं तो क्या आएगा, एंगल के साथ आएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, डीए कॉस थीटा आएगा कि नहीं, बताओ भाई, डीए कॉस थीटा आएगा, इसका डीए कॉस थीटा आएगा। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या लगा था कि दोनों डायरेक्शन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यार दोनों के डायरेक्शन सेम कब आ रहे हैं, जब एरिया वेक्टर का हमने कौन सा कंपोनेंट ले लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तभी तो ये डायरेक्शन सेम आया, पैरेलल हुए एक दूसरे के, है ना भाई। अब हमें क्या करना होगा, जब हम सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो हमें ये देखना होता है कि इन दोनों का डायरेक्शन क्या है भाई, एरिया वेक्टर और एरिया एलिमेंट दोनों क्या है, पैरेलल है या सेम डायरेक्शन में है, तो उन दोनों का रेशियो लेना होता है हमें, किसका भाई, एरिया एलिमेंट का, और आर स्क्वायर मतलब रेडियस के स्क्वायर का। तो इसका एरिया एलिमेंट क्या है भाई, डी ए कॉस थीटा, जो आर कैप के अलोंग है। तो जब लिखेंगे डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, ये डी ए कॉस थीटा दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अगर हमें टोटल सॉलिड एंगल लिखना होगा क्या होगा, समेशन ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, डी ए कॉस थीटा दिस होल अपॉन आर स्क्वायर। अभी भी ये वैल्यू अपनी कितनी आएगी, मैक्सिमम 4 पाई की आएगी। चाहे आप ऐसे समझ लो, आप इस तरह से समझते हैं तो ऐसे समझिए, अदरवाइज जो पहला बताया मेथड वो से समझ लो आप। समस्या ये है कि जो भी बुक हम पढ़ रहे हैं उसमें नहीं दिया है, इसलिए समझना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। हर कोई वैल्यू बस रटा रहा है, कैसे आ रहा है इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता, तो हो सकता है चीजें थोड़ी समझने में प्रॉब्लम करे। बट
इसको आपको ध्यान में रखना है। इसकी कोई जरूरत नहीं कि डराइव करके आप दिखाओ कि कैसे आ रहा है। हम बार बार कह रहे हैं, बस ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट। इसलिए शायद कोई बताता भी नहीं है, क्योंकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। तो आप केवल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। अगर समझना चाहते हो कि ये कैसे आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूं कि ये ऐसे आ रहा है। डन भैया, लिखो, जल्दी लिखो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लिखिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नोट करो, नोट करो। कोई नहीं, कोई नहीं, जितनी जरूरी चीजें हैं उतना तो आपको आ ही रहा है, कोई बात नहीं। बहुत कुछ नया हो गया, लिख लिए क्या? हाँ? ये सेकेंड अप्रोच है। अब ये देखो, यही फर्क है, इसके बाद भी। हाँ, कैपेसिटर बताओ अभी एक। ऐसे नहीं चलेगा भाई, सब लोग अच्छे से रह के पढ़ो। हम इसीलिए कह रहे हैं ना, आप लोग जो पढ़ रहे हो वही आधा अधूरा है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ रेगुलर रह के पढ़ो सब लोग। लगातार मैं क्यों बोलता हूँ कि रेगुलर रहो, सब लोग अच्छे से देखो, तभी जाकर हो पाएगा। जो चीजें आपके दिमाग में नहीं है उसी को तो सीखना है। अब किताबों में वही पढ़ के सीख रहे हैं तो मतलब ही क्या रह गया। जैसे कल हम लोगों ने चार्ज का समझा, जो कह रहे थे ना आपकी वो वाला नहीं लेंगे, कैसे नहीं लेंगे, तो बताया था ना उसमें कि क्यों नहीं लेंगे, क्या होगा रीजन। हर चीज की रीजनिंग समझनी पड़ेगी ना, तभी तो हम साइंस पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, फिलहाल तो बस इतना ध्यान रखना था। हमने ये समझ लिया भाई कि डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा भाई, डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा। अगर जो हमारा एरिया वेक्टर है और जो इसका क्या है भाई रेडियस वेक्टर है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा यहाँ से डी ए अपॉन आर स्क्वायर, या यही क्या आता है भैया अपना 4 पाई। अगर थीटा एंगल पे है तो डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर थीटा एंगल पे है हमारा क्या सरफेस, तो क्या हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा भाई आर स्क्वायर। ये एंगल किसके किसके बीच का है, अगर मैं सरफेस की बात कर रहा हूं तो रेडियस वेक्टर और क्या है भाई एरिया वेक्टर के एंगल। रेडियस का क्या होगा भाई, उस सरफेस से सीधे लाइन निकल रही है आपकी, ये सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है क्या, शेडिप होगा, उसका जो यूनिफॉर्म सरफेस होगा उस पे होगा। क्या कह रही हो, कुछ आया, या एक्सप्रेशन ही याद कर रहे हैं हम, एक्सप्रेशन याद कर रहे हैं ना। चलिए ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। या तो मैं सब कुछ बताऊं या तो उतना ही बताऊं जितना आप जानते हैं। हटाएं इसे, कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिए। जब नई चीजें मिला करें तो उसके लिए थोड़ा ट्राई किया करो, ये नहीं कि नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है तो एकदम परेशान हो जाओ। ट्राई करो, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, जहां नहीं होगा तो देखेंगे मैक्सिमम जो हो सकता है। बाकी समझाने के लिए पूरा तरीका थोड़ी बदल सकते हैं, जो चीज जैसे है वैसे ही फॉर्मेट में समझना पड़ेगा ना। आगे बढ़े, अब इसके आगे से आपको आएगा जब आप पढ़ेंगे क्या, गॉस थ्योरम, ये आपको अच्छे से आएगा। लिखो भाई गॉस थ्योरम, स्टेट में लिखिए गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता भाई, स्टेटमेंट क्या है गॉस साहब का, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, गॉस थ्योरम। कोई बात नहीं, आराम से चलते हैं, एकदम आराम से बताएंगे आपको, ये थ्योरम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम क्या कहता है, हाँ गॉस थ्योरम क्या कहता है। कोई बात नहीं, नहीं याद है तो भी ठीक है, याद होता तो और अच्छा होता। याद है क्या कहते हैं गौस साहब, जो कहना था क्या क्या चले गए, अब हम ही लोगों को पढ़ना है। बोलिए।
तो गॉस साहब ये बताते हैं कि किसी भी सरफेस से लिंक्ड अगर हमें टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा, टोटल किसी भी सरफेस से लिंक्ड अगर मुझे निकालना होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या क्या निकालना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालना होगा, इनकमिंग या आउटगोइंग जो भी निकालना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स के इक्वल होगा कौन से चार्ज के, जो चार्ज उस क्लोज सरफेस का क्या होगा भाई, अंदर होगा। या दूसरे तरीके से कह सकते हैं क्या कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज डिफाइंड एज व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द चार्ज, जो भी है ऐसे लिख सकते हो या सिंपल वे में लिखते हैं इसको। लिखिए स्टेटमेंट इनका तो आपको समझ में आएगा क्या कहते हैं। लिखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface, total electric flux passing through a closed surface, total electric flux passing through a closed surface is always equal to the 1/ε0 times, is always equal to the 1/ε0 times of the total charge, 1/ε0 times of the total charge enclosed by that surface. Enclosed by what? That surface. Enclosed by that surface. The total electric flux passing through a closed surface is always equal to the 1/ε0 times of the total charge enclosed by that surface. It means लिखो इसका मतलब that is phi is equal to क्या होगा भाई, Q inside या total amount of charge अपॉन क्या है भाई, ε0। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन ε0। अगर इसके अंदर का चार्ज क्या है, Q है, तो इस चार्ज Q से या ये जो सरफेस हमने ड्रॉ किया है, ये सरफेस कैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सरफेस जो भी है, अगर इसका हमें इससे थ्रू पास होने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, जो इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज आ रहा है, इस चार्ज को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, 1/ε0 से, या यूं कहते हैं कि ε0 की वैल्यू हम डिवाइड कर दें, जो निकल के आएगा वही उसका हो जाएगा क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ε0 की वैल्यू क्या होती है, याद है सबको, बहुत बढ़िया, लिख लीजिए भाई क्या है, ε0 इज इक्वल टू क्या है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्यों भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, लिख लेंगे वो 1/4/ε0 का होता है। लिखिए कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लिख ले भाई। ε0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ, ये समझने के लिए ऐसे। अब इसको डिराइव करना है, गॉस थ्योरम का डेरिवेशन भी आता है, वेरिफिकेशन आता है, इसका वेरीफाई करना आता है कि नहीं, इसका वेरिफिकेशन के लिए आता है। इसको कैसे करोगे भाई, देखो एक बार वर्ड हम यूज करेंगे, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का मतलब क्या होगा भाई, एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस होगा, क्या क्या होगा उसमें, हाँ, गॉसियन सरफेस का मतलब एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पे गॉस थ्योरम क्या है भाई, एप्लीकेबल है, वैलिड है, और क्या, और साथ साथ क्या होगा, जिसके हर एक पॉइंट पे, मतलब उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, सेम आएगी। इसकी विशेष ध्यान रखना। गॉसियन सरफेस का मतलब एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस है हमारी जिसके हर एक पॉइंट पे गॉस थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है। इसका मतलब क्या है, उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, सेम आएगी। समझ आ रही बात, ठीक है, ध्यान रखना। इसको लिखे, अब इसको करते हैं डेरिवेशन। लिखो वेरिफिकेशन ऑफ व्हाट, गॉस थ्योरम या डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम। वेरिफिकेशन या डेरिवेशन ऑफ व्हाट, गॉस थ्योरम। डेरिवेशन क्या है, एक तरह से समझो इनका वेरिफिकेशन ही है, लेकिन हम लोग डेरिवेशन बोल देते हैं। चलो भाई कैसे करेंगे इसको, देखो लिखो,
लेट वी हैव ए चार्ज Q, ये आता है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लेट वी हैव ए चार्ज स्मॉल q, लिखो लेट वी हैव ए चार्ज स्मॉल q, लेट वी हैव ए चार्ज स्मॉल q प्लेस्ड एट ए पॉइंट O। बेटा ये डेरिवेशन कर रहे हैं इसका, वेरिफिकेशन गॉस थ्योरम का। लेट वी हैव ए चार्ज स्मॉल q प्लेस्ड एट ए पॉइंट O, प्लेस्ड एट ए पॉइंट O, ठीक है। फुल स्टॉप करो, नीचे से लिखो, नीचे लिखे। आप लोग हमेशा मस्ती में रहते हो क्या यार? हाँ लिखो, वी ड्रॉ एन इमेजिनरी Gaussian spherical surface. We draw an imaginary Gaussian spherical surface. Gaussian spherical surface of radius small r, of radius small r, of radius small, ठीक है भाई। and we consider a small area element dA, and we consider a small area element dA। अभी मैं बहुत तेज बोल रहा था ना कुछ दिनों से, अभी स्पीड स्लो डाउन करेंगे, थोड़ा आराम से बोलेंगे ना, कभी कभी जल्दी बोल देते हैं तो आधी चीज रह जाती है। देखिए, वी कंसीडर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट dA, ठीक है, ऑन दिस सरफेस, ठीक है। फुल स्टॉप करो, नीचे लिखो। फर्स्टली we have to find इलेक्ट्रिक फ्लक्स ब्रैकेट में देना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये तो है बेसिकली। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू व्हाट, दिस एरिया एलिमेंट, पासिंग थ्रू दिस एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट कौन सा, dA, दिस एरिया एलिमेंट dA। आप कुछ नहीं करना चाहते हो, बस फिगर बनाओ, आप लिखो अकॉर्डिंग टू फिगर और बस करते चले जाओ, है ना। कैसे लिखते, पासिंग थ्रू दिस एरिया एलिमेंट dA, लिखा आपने, ठीक है। एरिया एलिमेंट, अब इतना आराम से बोल रहे हैं फिर भी स्पीड आप लोगों की कम है, थोड़ा सा बढ़ाइए। पेपर में सब कुछ आएगा तब भी कैसे लिखेंगे, क्या होगा भाई बताओ। डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा भाई, डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल एरिया एलिमेंट से। देखो एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड या हमारा जो क्या है रेडियस वाला वेक्टर है आपका, जो रेडियस वाला वेक्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही तो होगा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होता था, याद है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था, 1/4πε0, और क्या लिखते थे आप, Q/, ये लिखते थे कि नहीं। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या होता था, वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अरे यहाँ क्या लिखते थे, r कैप, मतलब वेक्टर E का डायरेक्शन किसके अलॉन्ग था भाई, r कैप के अलॉन्ग था। जहां पर हमने पॉइंट लिया r कैप के ही लॉन्ग तो होगा या उसी की पैरेलल होगा, तो जो r कैप का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। और r कैप और एरिया एलिमेंट के बीच का एंगल कितना भैया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने क्या लिखा था फॉर्मूला, फाई E इक्वल टू EA cos थीटा लिखा था। अगर स्मॉल एरिया एलिमेंट लिखा है तो डी फाई E इक्वल टू क्या था, EDA cos थीटा लिखे थे। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो सीधे इसको क्या लिखें, डी फाई E इक्वल टू क्या होगा, E इंटू क्या होगा भाई, ये DA होगा। क्यों,
क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, इसलिए हमें कॉस लिखने की जरूरत है क्या, बताओ, नहीं लिखने की जरूरत है। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू क्या हो गया, डी ए आ जाएगा। अगर हमें निकालना होगा टोटल इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर दें, या तो क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट कंसीडर करेंगे, सबके थ्रू जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है सबको सम कर दें, या दूसरा तरीका क्या है, मैथमेटिकल वे क्या है अपना, कि जो स्मॉल एलिमेंट का हमने निकाल लिया है उसको क्या कर देंगे, सरफेस इंटीग्रेट कर दें। इसका सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब पूरे एरिया का इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। बात क्लियर है अपनी, ये कैसे आया, समझ में आया, ये कैसे समझ में आया, कैसे आया ना, ई डी ए कॉस थीटा था, थीटा 0 है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, सिंपली क्या लिख देंगे इसको, ई डी ए लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिखो फॉर, नीचे लिखो इसको, लिख लो बताएं, हाँ लिखो इसको फिर बताएं, लिखो लाइट चली गई, हाँ बेटा ये बेटा ये समझने के लिए मैं बताया, जो पास्ट में आप पढ़े हो, आप लोग क्यों ऐसे पूछते हो भैया, क्या बिल्कुल भी आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, रिवीजन करके चलो बेटा, सामने बैठे के नुकसान भी है ना, चलो लिखो है ना, इजी, ये तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में करा रहा हूं ताकि आप एग्जाम एकदम प्रॉपर लिख कराओ, है ना। लिखो भाई, फिर क्या होगा, फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लिखिए फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल सरफेस, सरफेस कैसा है भाई, क्लोज्ड है, स्फेरिकल सरफेस है ना, क्या है ये, क्लोज्ड है। फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल सरफेस, ब्रैकेट में देना क्या है, क्लोज है ये, होल सरफेस, HOLE ना लिखना, WHOLE लिखना, ठीक है, होल सरफेस, हाँ होल सरफेस, ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, क्लोज्ड है ये सरफेस, क्या है ये, क्लोज्ड है। कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग द अबव एक्सप्रेशन, इसी एक्सप्रेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग अबव एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करके हम ऑब्टेन कर सकते हैं भाई। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा भाई, डी फाई, या फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई हो जाएगा भाई, बोलो। इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया सरफेस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, या साइक्लिक इंटीग्रेशन का सिंबल बना है, या तो हम इसको लिख देंगे EDA लिख लें, या क्या लिख सकते थे इसको आप, साइक्लिक इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, ED, दोनों का मतलब एक सा है, मैंने पहले बता दिया आपको, कैसे भी लिखो आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना इसको लेकर के क्या लिखा है क्या नहीं, या तो सरफेस या एरिया या एस भी लिख सकते हैं, यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, ए भी लिख सकते हैं आप, एस का मतलब सरफेस इंटीग्रेशन, ए का मतलब एरिया इंटीग्रेशन, या साइक्लिक इंटीग्रेशन। साइक्लिक इंटीग्रेशन हमेशा क्लोज्ड फिगर के लिए यूज होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो क्या होगा जरा बताना, ये आ जाएगा आपका यहाँ से पाई इज इक्वल टू क्या होगा भाई, पाई इज इक्वल टू क्या होगा, ई को हम बाहर कर लें, ई तो कांस्टेंट रहेगा ना, ई कांस्टेंट क्यों रहेगा भाई बताओ जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आर्क डिस्टेंस पे कहीं भी लेंगे हर जगह क्या आएगा, सेम ही तो आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आर्क डिस्टेंस पे हम कहीं ले, इस सरफेस पे हर जगह क्या आएगा, सेम ही तो आएगा। तो ई को हम बाहर कर लें तो क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, डीए। इसका मतलब अगर इस सरफेस से हमने डीए जैसे बहुत क्या किए हैं, छोटे छोटे एलिमेंट लिए हैं, सबको सम करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, इस सरफेस पे हमने डीए जैसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स लिए हैं, सबको सम अप करेंगे तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा, इस स्फीयर के सरफेस एरिया के इक्वल आ जाएगा, सरफेस एरिया के इक्वल आ जाएगा कि नहीं। अगर नहीं है तो इतना ध्यान रखना, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, बहुत कुछ आपको याद करना पड़ेगा, या तो आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं तो याद करो भाई, ऐसे नहीं चलेगा काम। तो यहां क्या लिख लेंगे भाई बताओ, पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू ये कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मैंने ऊपर बताया, आप लिख लेंगे क्या है,
since electric field at small r distance is equal to क्या हो जाएगा, r डिस्टेंस पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया किस रेडियस का ड्रॉ किया भैया, r रेडियस का ड्रॉ किया है, तो r डिस्टेंस पे तो निकालना चाहोगे आप, सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन क्या होगा भाई r स्क्वायर। सो इक्वेशन 1 क्या इंप्लाई करेगा, देन इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 क्या होगा भाई बताओ जरा, इक्वेशन 1 इंप्लाइज व्हाट, फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन के प्लेस पे क्या रखेंगे भाई, ये एक्सप्रेशन रखना है इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन क्या है भैया r स्क्वायर, और ये आ गया है कितना 4 पाई r स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा भाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर, तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अभी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल है, ये तो तब है जब एक स्फेरिकल सरफेस है, कोई भी क्लोज सरफेस है तो कैसे निकालोगे, जनरल सरफेस है तो, ये तो स्टैंडर्ड केस हो गया ना, आप स्टैंडर्ड वाले केस ही कर रहे होंगे है ना, यही नहीं किए थे गॉस थ्योरम का, आप किए थे वेरिफिकेशन, ये किए थे, किए देखिए हो ना, एक बार फिर से बताएं इसको कैसे करना है, या समझ गए, समझ गए, एक बार और बताएं, आप लोग समझ गए, हाँ पक्का, नहीं ठीक, देखिए लिख लिया सबने, लिखो जल्दी लिखो, समझ में आया, आ गया समझ में सबको, इंपॉर्टेंट है ये, इसके एप्लीकेशंस पे हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो समझिए आपका न्यूमेरिकल डेरिवेशन का कोर है, यहां से आना ही आना है, आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी एकदम सूरत हाल में, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक, लिख लिया भैया, चलिए बताएं फिर स्टार्टिंग से। मान लीजिए किसी पॉइंट ओ पे क्या है, कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इस चार्ज के लिए हमने क्या किया, एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया r रेडियस का, स्फेरिकल सरफेस से क्यों ड्रॉ किए, क्योंकि जब भी हम पॉइंट चार्जेस की बात करेंगे तो हमेशा गॉसियन सरफेस किस शेप का ड्रॉ करिएगा, स्फेरिकल ड्रॉ करिएगा। मान लीजिए कोई चार्ज मान लेते हैं किसी वायर या किसी वन डायमेंशनल बॉडी के अलोंग क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका गॉसियन सरफेस क्या होगा भाई, एक सिलेंडर होगा, ये क्या होगा, बहुत ध्यान समझना, गॉसियन सरफेस भी डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज के होंगे, अगर मैं वायर की बात करूंगा तो गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल, अगर पॉइंट चार्जेस की बात करूंगा तो गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, स्फेरिकल, अगर मैं क्यूब की बात करूंगा तो क्यूब ही होगा, क्यूब की बात करूंगा तो क्यूब ही होगा, उससे बड़े साइज का क्यूब होगा, समझ में आ रही बात, हाँ बेटा सब ठीक है। तो यहाँ पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे थे, इसलिए गॉसियन सरफेस कैसा ड्रॉ किए, यहाँ पर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, किस रेडियस का ड्रॉ किया भैया, आर रेडियस का, तो हमने कहा आर रेडियस का ड्रॉ कर दिया, पॉइंट पी पे मान लीजिए कोई एरिया एलिमेंट हमने डीए कंसीडर कर लिया, एरिया एलिमेंट हमने कौन सा कंसीडर कर लिया, डीए। अब पूरे सरफेस के थ्रू हमें अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो नहीं पता चलेगा डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है पहले उससे निकालेंगे, तो स्मॉल एरिया एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसको कैसे निकालेंगे भाई, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा, लेकिन यहाँ थीटा 0 डिग्री आ रहा है, क्यों 0 डिग्री आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है। एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, आउटवर्ड ही होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा, दोनों आउटवर्ड है तो दोनों पैरेलल हो गए, जब दोनों पैरेलल हो गए तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा भैया, 0 डिग्री। तो फॉर्मूला होता है डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसको क्या लिख लेंगे, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट से निकल गया,
हमने क्या करा, टोटल सरफेस के थ्रू हमें निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका सरफेस इंटीग्रेशन। जब इसका सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। इस साइड को इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा, सरफेस इंटीग्रेशन या साइक्लिक इंटीग्रेशन, ईडीए लिखेंगे आप। अब आर डिस्टेंस पे हम चाहे कहीं भी रहें, चाहे पॉइंट पी पे रहे या इस साइड आए, कहीं भी हो, आर डिस्टेंस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही आएगा। अगर पॉइंट पी पे ई है तो आर डिस्टेंस पे हर जगह ई ही तो आएगा, वो तो सेम रहेगा ना। अब मैं अभी बता रहा था कि गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मैं यही तो बताया गॉसियन सरफेस की क्या स्पेशलिटी है, ध्यान में रखना इसको। तो क्या होगा, ई हर जगह सेम होगा, ई को बाहर कर लेते हैं भैया, ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इस सरफेस पे ई हर जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो हम भाई इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, डीए। अगर साइक्लिक इंटीग्रेशन का मतलब टोटल सरफेस एरिया अपने को लेना है, मतलब सभी इस तरह के एरिया एलिमेंट को हमें क्या करना है, सम अप करना है। तो सबको सम अप करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा भाई, ये स्फीयर के सरफेस एरिया के बराबर आ जाएगा। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये नहीं पता है तो मैंने साइड में लिख भी दिया था, बाकी ये सब आपको याद होना ही चाहिए हमेशा। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, आर डिस्टेंस पे इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ई का एक्सप्रेशन लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज रख के हमने सॉल्व किया, कैंसिल किया, तो यही आ गया क्या, फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यही आ गया भैया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब क्या है, कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो, अगर यहां से आप देखो, ये देखो, ये अगर यहां से मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं, जब हमने यहां लिखा था, ये देखिए, ये जो हमने ये वाला स्टेटमेंट दिखाया था ना आपको, कहां गया ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट जो आपको लिखा था ना, क्या लिखा है जरा देखना, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस कॉल्ड व्हाट, गॉसियन सरफेस in free space is equal to 1/epsilon naught times the net charge enclosed within the surface। जो हमने नीचे स्टेटमेंट लिखा है, ये वही चीज है क्या, देखो फाई इज इक्वल टू क्या है, साइक्लिक सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, ईडीएस। ईडीएस का मतलब वही सरफेस एरिया है, डीए हम लोग लिख रहे हैं। तो जो सेकंड डेफिनेशन इसकी हम लोगों ने लिखी थी वो यहां से है, देखिए ये जो डेफिनेशन यहां लिखी है, गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट लिखा है, ये यहां से लिखा है। जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तब की बात कर रहे हैं ये। जब हमने इस स्मॉल एरिया एलिमेंट को इंटीग्रेट किया था तो फाई ई आया था कि नहीं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब गॉस थ्योरम को अगर सेकंड वे में हमें समझना होगा तो हम कैसे समझेंगे कि गॉस थ्योरम का मतलब क्या है। गॉस थ्योरम का मतलब क्या है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप मिल रहा है आपको, किसी भी चार्ज के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का साइक्लिक इंटीग्रेशन करना होगा। किसका, उस क्लोज सरफेस का, है ना भाई, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस या जनरेटेड बाय दैट चार्ज, या जो भी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका साइक्लिक सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो गॉस थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट लिखो आप, लिखिए जरा सेकंड स्टेटमेंट, या अदर वे में कैसे लिख सकते हैं इसको, लिखिए जरा। अरे सर समझ में तो नहीं आ रहा है, बस जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ जाता है तो सारी चीजें क्या होती है, बाउंस जाती हैं, है ना। इसी पे कमांड बनाओ, लिखो फिजिक्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर नहीं आया तो प्रॉब्लम करेगी, मैंने हमेशा कहा, इसलिए मैं बीच में बताया भी था आप लोगों को। ठीक है, लिखो द सरफेस या साइक्लिक, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ, नीचे लिखिए गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, अदर वे में कैसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस, over any closed surface is equal to 1/epsilon naught times, जितना बता रहे हैं बस उतना ही लिखो, is equal to 1/epsilon naught times the net charge enclosed within the surface, 1/epsilon naught times the net charge enclosed within the surface, the net charge enclosed within the surface। मतलब लिखेंगे कैसे इसको, पाई इज इक्वल टू लिखो आप साइक्लिक सरफेस इंटीग्रेशन, या ए, ये क्या हो जाएगा, ई डी ए,
क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस थीटा, या सिर्फ ऐसे लिख सकते हो साइक्लिक सरफेस इंटीग्रेशन, या सिर्फ साइक्लिक इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा ई वेट वेक्टर डी ए वेक्टर। ये है आपका। और दिस ऑल इक्वल टू क्या आता है भाई, ये पूरा इक्वल टू में क्या आता है सॉल्व करने पे, क्यू बाई, ये गॉस थ्योरम है, सिर्फ क्या है ये गॉस थ्योरम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने क्या कर दिया भाई, सरफेस इंटीग्रल क्लोज्ड सरफेस है, तब भी हमें क्या मिल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या केवल चार्ज हमें पता है, केवल चार्ज अपने को पता है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1/ε0 से, तब भी मिल जाएगा हमें क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपने ये पढ़ा है, लेकिन इसको ध्यान रखेंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर वेक्टर में दे दिए ना, तब आप गॉस थ्योरम से इसको डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे। निकल जाएगा क्या, तब आपको सेकेंड अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा जब भी किसी टॉपिक पे पढ़ो तो हॉलिस्टिक मैनर में पढ़ो, क्वेश्चन कहीं से भी आए तो न्यूमेरिकल हिसाब से बनने चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे बढ़े, लिखे, लिख लिया इसको। अब हम जो सरफेस की कल बात कर रहे थे, मान लीजिए कोई भी सरफेस हमने ले लिया, कोई भी सरफेस आपने ले लिया, क्या समय क्या हो गया हाँ बेटा पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, हम इसीलिए कह रहे हैं आप लोग छुट्टी ले लो कुछ दिन के लिए, आप लोग रेडी ही नहीं हो रहे हो, बोलो भाई। क्योंकि अभी पीछे वाले जो लेट से ज्वाइन किए उनको स्टार्टिंग का पढ़ाना ही पड़ेगा मुझे, तब तक मैं उन लोगों को पढ़ा दूंगा। आप लोग कुछ दिन एंजॉय करो। बोलो अब देखो चलो चलो कोई बात, इस सरफेस से अगर हमें निकालना, बेटा बेटा विनोद विनोद बस, इस सरफेस के थ्रू अगर हमें निकालना होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो कैसे निकलेगा, देखो गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्या होगा, लिख लो बात नहीं करो भैया, क्यू इनसाइड अपॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू क्या है, क्यू इनसाइड अपॉन क्या है, क्यू इनसाइड का मतलब क्या है, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज आ रहा है उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा भाई। तो इस सरफेस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो नेट चार्ज इसका क्या होगा भाई, Q प्लस Q कितना हो जाएगा, 2Q। तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पहले सरफेस का आ गया। सेकंड सरफेस की अगर बात करें तो यहां से क्या आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा भाई बताओ। अगर नेट चार्ज की बात करेंगे तो -Q प्लस Q 0, ये प्लस Q कितना होगा, 2Q। यहां भी कितना आएगा भैया, 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत इसमें देखें तो भाई बताओ, नेट चार्ज क्या होगा इसका, 538, 8 - 2 क्या होगा 6Q अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन। कोई भी सरफेस हो, कोई भी आपका क्लोज सरफेस हो, उसके अंदर जितना टोटल चार्ज आ रहा है, नेट चार्ज को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/ε0 से, तो क्या आ जाएगा उस चार्ज के थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका निकल जाएगा। कल ये डिस्कस किए थे, पूरा पढ़े थे इसको, हम लोग पढ़े थे, ध्यान रखना। तो गॉस थ्योरम का केवल स्टेटमेंट, एक बेसिक वेरिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा है। इसके आगे हम लोगों ने क्या पढ़ने, इसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, ठीक है। इसको रिवाइज करके आना, कल मैं देखूंगा, कल मैं एक से यहाँ प्रूविंग कराऊंगा गॉस थ्योरम की, गॉस थ्योरम की एक जन से यहाँ प्रूविंग कराएंगे कल इसको तैयार करके आओ, प्रिपेयर करके आओ आप लोग, कल कराएंगे जरूर।